हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब तक तो हमने देखा था कि एकदम गोल्डन एरा चल रहा है, मतलब हमारे जो भी कपड़े थे उनके अंदर वजन था। लेकिन अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ गई है तो वो हमारे कपड़े को बिकने नहीं देगी, वो अपना कपड़ा बना के बेचना चाहेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, अलग अलग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डेवलप होती है। तो हमने पहले भी देखा था कि जो भी वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वहाँ के ऊपर, वहाँ पे जो ब्रिटेन होता है वहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आ जाते हैं। जैसे उन्होंने स्पिनिंग जेनी जो है उसका इन्वेंशन किया था, तो स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन जॉन काय ने किया था। उसका जो क्रेडिट होता है वो उसको फाइनल टचअप देने का जो क्रेडिट होता है वो किसे दिया जाता है, जेम्स हार्वेल्स को। तो ये तो हमने जान लिया था। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आने लग गई। तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो एकदम डेवलप होने लगती है। अफेक्टेड इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, जब वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होने लगती है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। तो क्या होता है, अफेक्टेड इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, इंडिया के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर थे उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। तो वो कैसे पड़ता है, तो 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल। अब जो इंडियन टेक्सटाइल था उसे ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ में कम्पीट करना पड़ता था, क्योंकि वो तो सारी जो भी चीज़ें थी वो मशीन से प्रोड्यूस करते थे और हमारे जो भी वीवर्स थे वो मेहनत करके अपने हाथों से जो है कपड़ा बनाते थे। तो वो तो मशीन से फटाफट बना देते थे। तो हमें यहाँ के जो भी इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उन्हें कम्पीट फेस करना पड़ता था जो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री थी उनके साथ में। तो उन्हें कम्पीट फेस करना पड़ता था। जैसे मान लो आपके जो गली है उसके अंदर आपकी एक कोई शॉप है, तो जितने भी आपकी गली के अंदर लोग हैं वो आपकी शॉप से जो सामान है वो लेके जाएंगे। तो अगर मान लो कि आपके ही शॉप के बाजू में एक दूसरी शॉप और आ गई तो आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो हाफ हो जाएंगे, तो आपको उनके साथ में कम्पीट फेस करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे हुआ है, इंडिया की जो टेक्सटाइल थी उन्हें ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ में कम्पीट फेस करना पड़ता था। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड आल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। अब मान लो जैसे कि मान लो ये ब्रिटेन है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे मान लो ये लोग हैं और ये वहाँ की गवर्नमेंट मान लो, तो ये वहाँ की गवर्नमेंट है और ये लोग हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी गवर्नमेंट से बोल देंगे कि जो भी इंडिया से कपड़ा आ रहा है आप उसके ऊपर बैन लगा दो, क्योंकि इंडिया का कपड़ा अच्छा होता था और उन्होंने बोल दिया कि आप टैक्स बैरियर्स लगा दो। तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने ही लोगों की बात सुनेगी, तो उसने क्या किया, यहाँ पे टैक्स बैरियर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो टैक्स बैरियर्स लगा दिए। अब मान लो ये हमारा इंडिया है, तो ये जो इंडिया है अब यहाँ से जो भी कपड़ा जाएगा तो वो ब्रिटेन के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो टैक्स बैरियर्स लगा दिए और गवर्नमेंट बोलेगी कि आपका कपड़ा ब्रिटेन के अंदर नहीं आ सकता। तो एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड, यहाँ की जो भी इंडियन टेक्सटाइल थी उसे इंग्लैंड के अंदर एक्सपोर्ट करना आल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे टैक्स बैरियर्स लग गए थे। तो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल आउटस्टिड इंडियन गुड्स। तो हमने हमारा जो भी ट्रेडिशनल मार्केट था वो हमने खो दिया था, क्योंकि जैसे मान लो ये तो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी अफ्रीका के अंदर वैसे अलग अलग जगह पे बना रखी थी। तो अगर वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटेन के अंदर ही अपना जो कपड़ा है वो नहीं जाने दे रही, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने तो अलग अलग जगह पे अपनी जो अब कंपनी है वो इस्टेब्लिश कर रखी है, तो वो वहाँ पे भी अपना कपड़ा नहीं जाने देगी। जैसे मान लो ये अफ्रीका है, तो वो ब्रिटेन के अंदर ही कपड़ा नहीं आने दे रही, तो वो अफ्रीका के अंदर भी नहीं आने दे रही।
तो क्या होगा, हमारा जो कपड़ा है वो नहीं बिकेगा। तो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल आउटडिड इंडियन गुड्स, तो वो इंडिया का जो गुड्स था वैसा का वैसा अपना कपड़ा बनाने लगे थे। तो फ्रॉम ट्रेडिशनल इंटरनेशनल मार्केट, तो हमने हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट था वो खो दिया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो वीवर्स वर अनएम्प्लॉयड, इंडिया के जो भी वीवर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब वो बेरोजगार हो गए। पहले तो हमने देखा था कि जो मिलियंस ऑफ वीवर्स थे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, लेकिन जब इंडिया का कपड़ा बिकता ही नहीं था तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे थे, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो बाकी की जो कंपनीज थी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने भी इंडियन गुड्स को बाई करना बंद कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया था कि आपको हम जो है आपकी कंट्री के अंदर बेचने नहीं देंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें बेचने नहीं दिया इंडिया का कपड़ा, और खुद का जो कपड़ा है वो वहाँ के अंदर सप्लाई करवा दिया। तो हमने द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे, तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो बाई 1830 सिचुएशन बिकम वर्स, तो 1830 के बाद में जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। पहले तो सिचुएशन फिर भी थोड़ी ठीक थी, लेकिन 1830 के बाद में जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तो क्या होता है, ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। तो जब 1830 से पहले तो हम क्या करते थे, यहाँ के जो वीवर्स होते थे वो हमारे ही लोगों को कपड़ा पहनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इंडिया के जो भी पीपल थे उनको कपड़ा बेचना स्टार्ट कर दिया। जो इंटरनेशनल मार्केट था वो तो खो दिया, लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था वो हमने अभी तक नहीं खोया था। तो हम हमारे इंडिया के अंदर ही क्लोथ्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेकिन 1830 के बाद में क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटेन का कपड़ा इंडिया के अंदर भी बेचना स्टार्ट कर देती है। तो इंडिया के अंदर भी वो अपना कपड़ा बेचती है। तो डोमेस्टिक मार्केट कोलैप्स, हमने हमारा इंटरनेशनल मार्केट भी खो दिया और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी कोलैप्स हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलाइज्ड वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स, तो वीविंग के प्रोसेस के अंदर जो शामिल थे, तो वीवर्स हो गए, जो वीवर्स थे, जो स्पिनर्स थे और जो डायर्स थे, सभी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ने लगा। तो पहले तो लोग जो थे वो कपड़ा बनाकर अपनी लाइवलीहुड को अच्छी तरह से चलाते थे, लेकिन 1830 के बाद में वो इंडिया के अंदर भी अपना कपड़ा नहीं बेच पाए और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने लगा। लेकिन उस अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कुछ रेज ऑफ होप जो है वो हमें दिखाई दी। अब रेज ऑफ होप क्या थी वो अब हम जान लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि वो रेज ऑफ होप क्या थी। तो सम टाइप ऑफ क्लोथ्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय मशीन्स, तो कुछ जो क्लोथ थे वो मशीन्स जो है वो नहीं बना सकती थी। तो जैसे जो बनारसी साड़ी होती है उसके ऊपर जो नक्काशी की जाती है, तो जो नक्काशी की जाती है वो बहुत ही बारीक बारीक की जाती है, तो वो जो मशीन्स होती है वो नहीं बना सकती थी। तो कुछ ऐसे कपड़े थे जो मशीन जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए तो इंट्रिकेट बॉर्डर्स एंड क्लोथ्स विथ ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न्स, कुछ ऐसे बॉर्डर्स होते हैं, तो कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिनके बॉर्डर्स जो होते हैं वो मशीन जो है वो नहीं बना पाती। और बनारसी साड़ी, और जो बनारसी साड़ी है वो भी वो जो मशीन से वो नहीं बना पाती। और दूसरा पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन डिड नॉट प्रोड्यूस वेरी कोर्स क्लोथ्स यूज्ड बाय पुअर पीपल इन इंडिया। तो जो भी यहाँ के इंडिया के पुअर पीपल है, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सारे पैसे ले गई थी, तो इंडिया के ज़्यादातर जो पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे, तो वो जो मशीन्स होती थी वो पुअर पीपल्स के लिए क्लोथ्स नहीं बना पाती थी। तो पुअर पीपल्स को बहुत ही ज़्यादा सस्ता कपड़ा चाहिए, बहुत मोटा कपड़ा चाहिए, तो वो जो मशीन्स होती है वो नहीं बना पाती। अब मशीन्स नहीं बनाएगी तो कौन बनाएंगे, हमारे यहाँ के वीवर्स बनाएंगे, तो कुछ वीवर्स ऐसे सस्टेन कर गए। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, नेशनलिस्ट मूवमेंट।
तो जब हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? महात्मा गांधी जी ने बोला बॉयकॉट इंपोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड प्रमोटेड यूज ऑफ हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ्स। तो इस लाइन को अच्छे से समझना। महात्मा गांधी ने जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था तो महात्मा गांधी ने बोला वी शुड हैव टू बॉयकॉट, मतलब हमें बॉयकॉट करना होगा, त्यागना होगा। इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड प्रमोटेड, जो भी मतलब ब्रिटेन से जो कपड़ा इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, हमें उसको बॉयकॉट करना होगा। तो बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल इंपोर्ट किया जाता है उसे बॉयकॉट करना होगा। एंड प्रमोटेड यूज ऑफ हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ्स, और हाथों से जो कपड़ा बनाया जाता है, हैंड स्पन, हाथों से जो कपड़ा बनाया जाता है और हाथों से जो बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, तो वोवन्स की हेल्प, जो चरखा होता है उसकी हेल्प से, टकली की हेल्प से जो कपड़ा बनाया जाता है, हमें उसको प्रमोट करना होगा। तो खादी बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, जो खादी है वो सिंबल बन गया नेशनलिज्म का। तो हमने देखा कि रेज ऑफ होप क्या थी। तो पहली होप तो ये थी कि वो जो कुछ ऐसे कपड़े होते थे जो मशीन नहीं बना पाती थी। दूसरा ये था कि जो गरीब पीपल जो भी कपड़े पहनते थे वो भी मशीन नहीं बना पाती थी। और थर्ड पॉइंट ये था कि जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि हमें जो भी ब्रिटेन से कपड़े आते हैं उन्हें बॉयकॉट करना होगा, और इंडिया के अंदर जो भी हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं हमें उनको प्रमोट करना होगा। जैसे अभी भी हमारे लीडर्स बोलते हैं कि हमें चाइना के जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें बॉयकॉट करना होगा। अगर हम उनको बॉयकॉट नहीं करेंगे तो चाइना के पास में तो पैसा चला जाएगा। अगर उसके पास में पैसा चला गया तो ऐसा लगेगा जैसे हमने चाइना को सपोर्ट किया है, और फिर वो हमारे पैसों से हमें ही डराएगी। तो वो ही महात्मा गांधी ने बोला कि हमें जो ब्रिटिश टेक्सटाइल है उसे तो बॉयकॉट करना होगा और हैंड स्पन वीविंग को सपोर्ट करना होगा। तो हमने रेज ऑफ होप के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज थी हैम्पर्ड द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर, उन्होंने जो इंडिया के जो टेक्सटाइल सेंटर था उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैम्पर किया। मतलब इंडिया के जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। अब आप सोचोगे कि जो वीवर्स थे जो अनएम्प्लॉय हो गए थे उन्होंने अब क्या किया, तो वो उन्होंने अपने लाइवलीहुड को कैसे जिया, तो वो अब हम जान लेते हैं। सम बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर्स, तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, तो बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर वो इंगेज हो गए। तो सम बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वो एग्रीकल्चर को परफॉर्म करने लगे। तो जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, जो बड़े बड़े प्लांटर्स होते थे, उनके खेत के अंदर जाके वो काम करने लगे। और कुछ माइग्रेटेड टू सिटीज़, कुछ सिटीज़ के अंदर माइग्रेट कर गए। तो उन्हें लगा कि क्या पता सिटीज़ के अंदर हमें कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो वो सिटीज़ के अंदर माइग्रेट कर गए। फिर अदर वेंट आउट ऑफ द कंट्री, कुछ कंट्री से भी बाहर चले गए। अदर वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, कुछ कंट्री से भी बाहर चले गए प्लांटेशन फील्ड के अंदर। तो कुछ अफ्रीका के अंदर चले गए, कुछ साउथ अमेरिका के अंदर चले गए प्लांटेशन फील्ड के अंदर। अब उनका पासपोर्ट बना हुआ था क्या? उनका पासवर्ड नहीं बना हुआ था। कुछ प्लांटर्स आए इंडिया के अंदर, उन्होंने कुछ लेबर्स को ले गए जो वीवर्स से पहले। अब उनकी वीविंग तो छूट गई थी क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल थी वो ग्रो हो रही थी, और वो इंडिया के जो लोग थे उनको उनका जो कपड़ा था वो बिकने नहीं दे रही थी। तो बाद में कुछ एग्रीकल्चर के अंदर मिक्सअप हो गए, कुछ क्या कर गए, माइग्रेट कर गए सिटीज़ के अंदर, और कुछ लोगों को जो प्लांटर्स थे वो ले गए अफ्रीका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर। सम ऑफ देम फाउंड वर्क इन न्यूली एस्टेब्लिश कॉटन मिल्स। अब कुछ कॉटन मिल्स जो थी जो अभी अभी सेटअप हुई थी, तो कुछ दिनों पहले ही
या इस समय की बात करें हम तो वहाँ पे कुछ मिल्स जो थी वो सेटअप हुई थी, तो कुछ लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल गया। अब पहले इतना मैकेनाइज तो था नहीं कि सारा काम जो है वो मशीन से हो जाए, तब कुछ लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो कॉटन मिल्स के अंदर चले गए। तो अब ये कॉटन मिल्स आई कहाँ से, तो ये सब कुछ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमने द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में जान लिया कि कैसे हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल है वो डिक्लाइन होने लगती है। फिर कुछ हमें रेज ऑफ होप दिखाई देती है, वो रेज ऑफ होप क्या थी, और बाद में उन लेबर्स का क्या हुआ जिनकी जो वीविंग थी वो छूट गई थी। अब कॉटन मिल के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।